हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर 98 में। आज हम यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो हमारा इसका आंसर है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ था। ये लंदन में 1999 में हुआ था। हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में नागपुर, भारत से हुई थी। अब तक हमारे टोटल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। चलिए हम लोग सभी 12 विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। पहला 1975 में नागपुर में, दूसरा 76 में पोर्ट लुइस, तीसरा 1983 में हुआ था दिल्ली में, चौथा 1993 में हुआ था, वो भी पोर्ट लुइस में हुआ था। हमारा पांचवा 1996 में हुआ था, वो पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। एंड टोबैगो। इसके बाद हमारा 1999 में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था, छठवां। लंदन, रुकिए थोड़ा, इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद 1900 नहीं सॉरी 1996 में नहीं, 1999 हुआ था। 1999 में लंदन में हुआ था। फिर उसके बाद हमारा 2003 में हुआ था। 2003 में सूरीनाम में हुआ था। फिर हमारा 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था। रुकिए, फिर हमारा 2012 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद हमारा 2015 में हुआ भोपाल में। 2018 मॉरिशस में। और हमारा आखिरी 12वां हुआ था 2023 में फिजी में। फिजी में ये हमारे कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा अवधी। हमारी अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। हमारी पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां बोली जाती हैं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ए बी सी। ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली, और सी से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी।
हमारी हिंदी में टोटल 5 उपभाषा होती हैं तथा टोटल 18 बोलियां होती हैं। ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा कात्यायन। हमारी पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कात्यायन जी थे, ऋषि कात्यायन थे। पाणिनि जो है वो हमारे संस्कृत के व्याकरण थे। इनको हमारे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। पतंजलि ने इन्होंने इनका एक प्रमुख ग्रंथ है महाभाष्य, काफी फेमस ग्रंथ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने मूल वर्ण कितने माने? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण कितने हैं? तो हमारा इसका आंसर होगा 43। हमारे जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इन्होंने ऋषि को वर्ण नहीं माना है, स्वर नहीं माना है। तो इनके अनुसार स्वरों की संख्या टोटल हो गई 10 और व्यंजन 33। इस हिसाब से इनका टोटल हुआ 43। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हा का उच्चारण स्थान कंठ है। और भी जान लीजिए कि कंठ से कहा क्या क्या बोला जाता है। तो जैसे हमारा छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, का वर्ग पूरा और हा, इसके साथ साथ जो विसर्ग होते हैं ये सब हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तालु से हमारी छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा, ये तालु से बोला जाता है। नासिक से जो भी हमारे व्यंजन होते हैं, जो जैसे कच्चा तब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके जो लास्ट पांचवा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर होते हैं, वो हमारे नासिक से बोले जाते हैं। और मूर्धा से हमारा टा वर्ग बोला जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। रा भी मूर्धा से उच्चारण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, देश को रावणों से बचना चाहिए। बताइए इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जिसमें जो रावणों है उसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो हमारी इसमें होगी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर रावणों का मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। यहाँ पर रावणों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके अंदर रावण जैसे गुण मतलब दोष हैं। जब भी कोई व्यक्तिवाचक की तुलना किसी और से होती है तो वो व्यक्तिवाचक ना रह करके वो जातिवाचक हो जाता है। इसी वजह से यहाँ रावणों का जो संज्ञा है वो है जातिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रजा का बहुवचन क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग।
तो हमारा इसका आंसर होगा प्रजाजन। हमारा प्रजा का बहुवचन प्रजाजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा सतसई में कौन से संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वो है समुच्चय बोधक। इसमें जो गणना बोधक है ये हमारी गिनती बताता है, जैसे कि 1, 1, 2, 3 ये गणना बोधक में आते हैं। समुदाय बोधक में हमारा ये पूरी किसी समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि तीनों भाई। आवर्तीवाचक जो है हमारा ये बताता है कि किसी भी चीज की आवृत्ति कितने बार हुई है, जैसे कि दुगुना, तिगुना, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है बताइए आप लोग? तो हमारा इसका आंसर होगा संभाव वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें संभाव वर्तमान काल होगा। अपूर्ण वर्तमान काल वह होता है जिसमें काम चल रहा होता है। पूर्ण वर्तमान काल इसमें काम पूरा हो गया होता है। और संदिग्ध वर्तमान काल इसमें क्रिया के होने का संदेह होता है। संभाव में संभावना होती है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होता है? बताइए इसका। मंत्रकारी शब्द है जो उसका तद्भव क्या होगा? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हमारे हिंदी में आते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के से ज्यों के त्यों उठा के हिंदी में रख लिए जाते हैं, उनको तत्सम कहते हैं। तो बताइए मंत्रकारी का तद्भव क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर है मदारी। मंत्रकारी का तद्भव मदारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा प्रतिरूप। आगत का अनागत का आगत होगा, अपेक्षित का अनपेक्षित होगा, अनपेक्षित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि एकाकी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा है जो एकाकी का पर्यायवाची नहीं है? मतलब 3 उसके पर्यायवाची हैं, एक जो है अलग है, तो आपको अलग वाला बताना है। तो हमारा इसका आंसर हो गया शून्य। शून्य जो होगा वो एकाकी का पर्यायवाची नहीं होगा। एकाकी का मतलब होता है अकेला, तो इसमें से तन्हा, एकमात्र और अकेला ये तीनों ही एकाकी का पर्यायवाची होंगे, शून्य नहीं होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है अपने को धोखा देना। इसके लिए क्या शब्द होगा? शब्द का चयन करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा आत्मवंचना। अपने को धोखा देना इसका शब्द होगा आत्मवंचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है वह डमरू का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृहत डमरू। ये हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में एक नियम होता है, जब ता या दा के बाद ढा
आए तो ता और दा भी ढा में बदल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि गैर वाजिब में कौन सा समास है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा न तत्पुरुष समास। हमारे जो तत्पुरुष समास होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है नय, ये वाला, एक होता है अलुक तत्पुरुष समास, एक होता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। नय तत्पुरुष समास जो कि इसमें इसका आंसर है, उसमें निषेध आता है। जहां पर भी निगेटिव सेंस में बात हो रही होगी, निषेध के रूप में बात हो रही होगी, वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि अधर्म, अधर्म मतलब होता है ना धर्म, या फिर अछूता, ना छूता, इस हिसाब से तो वहां पर नय तत्पुरुष समास होगा। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें कारक के साथ साथ कुछ पदों का लोप हो जाता है। जैसे कि मध्य पद लोपी का उदाहरण बता देता हूँ। एग्जाम्पल होता है दही बड़ा, तो इसमें इसका अगर खोल के लिखेंगे इसको तो क्या आएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें में डूबा हुआ का लोप हो रहा है, इसलिए ये मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। और अलुक तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे कि युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। युधिष्ठिर को अगर हम संक्षेप में लिखेंगे तो होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? हमारे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हमारा इसका आंसर होगा 22। हमारे संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। हिंदी में उपसर्ग हमारे 10 होते हैं। कुछ लोग इनको 13 भी मानते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वहां पर 10 है तो आपको 10 लगाना है, और 13 है तो 13 लगाना है, लेकिन अगर दोनों है तो आपको दोनों में से 10 को चूज करना है। इसी तरह कुछ विदेशी उपसर्ग भी होते हैं, इनकी संख्या हमारी फॉरेन उपसर्ग, इनकी संख्या हमारी 19 मानी गई, 19 मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो गया 9। हमारे स्थायी भावों की कुल संख्या 9 होती है। ये स्थायी भाव के बारे में एक चीज जान लीजिए, ये हमारे हृदय में हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जब अनुकूल वातावरण होता है, जब कोई ऐसी स्थिति बनती है, तब ये जागृत होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये जितने 9 रस होते हैं उन सबके अलग, जैसे श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जो घृणा हो गया, अद्भुत रस का विस्मय हो गया, शांत रस का निर्वेद हो गया। इस तरह ये 9 स्थायी भाव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा तथा 16 और 12 की यति, अंत में लघु और गुरु किस छंद में आता है? बताइए ये किसका उदाहरण, किसका, इसका क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा हरि गीतिका। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, पर 16 और 12 जो होता है उन पे यति होती है, विराम होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट जानने योग्य बात यह है कि इसमें अंत में लघु और गुरु जरूर आ रहे होंगे। चलिए और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। बर्वे, जैसे हमारा बर्वे है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला, इसमें विषम चरणों में 15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। धनाक्षरी, ये हमारा वाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, लगा दी आग किसने आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा तो तू संशय के ना, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए।
तो हमारा इसका आंसर होगा अनंत्यानुप्रास। जहां पर पंक्ति के अंत में तुक बनता है वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसमें वाक्य में इस वाक्य का प्रकार बताइए, किस प्रकार का वाक्य है ये। तो हमारा इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यह एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें दो वाक्य योजक चिन्ह के द्वारा, जिसमें दो अलग अलग वाक्य योजक चिन्ह के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, उपवाक्य होता है। सरल वाक्य एक साधारण सा वाक्य होता है, जैसे राकेश पढ़ता है इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शुद्ध शब्द बताइए क्या होगा। वर्तनी का क्वेश्चन है ये। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, ये इसका शुद्ध शब्द होगा। रुकिए, दिख नहीं रहा, ये इसका शुद्ध शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, उपविराम को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारा जो उपविराम है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसका आंसर होगा अपूर्ण विराम। उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहते हैं। हमारे कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कुल 20 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपोल कल्पित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, बताइए कपोल कल्पित का अर्थ क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी, मनगढ़ंत। कपोल कल्पित मतलब होता है मनगढ़ंत। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा गरसादा तासी। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, मैं नीचे लिख देता हूँ उसका नाम, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडुए हिंदुस्तानी। इन्होंने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडुए ए हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। जॉर्ज गैरिसन के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज गैरिसन ने पुस्तक लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। महेश दत्त शुक्ल, इन्होंने भाषा काव्य संग्रह लिखा था, तथा शिव सिंह सेंगर, इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, इनमें से आप लोग बताइए, इनमें से कौन सी 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। हमारा इसका आंसर होगा आषाढ़ महात्म्य। ये ऐसी रचना है जो भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए थैंक यू।